हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। एसएमसी ग्लोबल से वंदना जी और रविंदर जी मेरे साथ पॉडकास्ट में है। पार्ट 1 इसी पॉडकास्ट का आपको मैं दिखा चुकी हूं। आज पार्ट 2 की बारी है। आने वाले 5 सालों में सोना और चांदी किधर जाएगा और आने वाले अगले महीने में सोना और चांदी किधर जाएगा, ये दोनों ही बातें इस पार्ट में आपको मालूम चल जाएंगी। आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो बड़े पॉडकास्ट मेरे रहते हैं इस चैनल पर हम छोटे पार्ट्स में लेकर के आते हैं, तो कम समय में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। चलिए दिखाती हूँ अब इसी पॉडकास्ट का पार्ट 2। आप ये बताइए वंदना जी, क्योंकि हमने देखा है कि कॉमिक्स अब छोटा कॉन्ट्रैक्ट साइज भी लेकर के आ रहा है और 26 जुलाई 2026 से ये मार्केट में आ जाएगा। 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर ये है। अब मुझे आप बताइए कि ये किसके लिए लेके आया जा रहा है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये तो 24/7 है। तो ये अचानक से कॉमिक्स को क्यों सूझी ऐसा करने की? मुझे लगता है 5 दिन ही काम करके जो मेरे ट्रेडर भाई बंधु हैं वो परेशान है। मैं तो ऐसा मानती हूँ 6 दिन काम करके। तो मुझे बताइए कि ये क्यों लेके आया जा रहा है और क्या बेनिफिट है इसका? इसका कारण है यहाँ पे, क्योंकि जो सेबी की चिंता है वो सीएफटीसी की चिंता है। जो हमारे यहाँ सेबी है उनके रेगुलेटर्स हैं सीएफटीसी यूएस में। चिंता वही है कि डेरिवेटिव मार्केट्स में आते हैं लोग 90% लोग पैसा गंवा देते हैं। और क्या होता है कि इधर जो वॉलेटिलिटी है वो बड़ी हाई रही है। जब से वॉर टाइम हम हुआ है तब से हम लोगों ने देखा है कि वीकेंड में क्या होता है, सैटरडे संडे जो हम बोलते हैं ऑफ टाइम है, वो ट्रम्प साहब के लिए और ईरान के लिए होता है एक्शन टाइम। और युद्ध की शुरुआत ही की थी उन्होंने फ्राइडे को। बिल्कुल हाँ। फ्राइडे करी थी, जब हम बिल्कुल वो थे कि चलो वीकेंड आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक्स करे थे। तो ये जो वीकेंड में जो हाई वोलेटिलिटी आ रही है, तो यहाँ ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये जो पैसा है हाई वोलेटिलिटी के कारण यहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आए। फिर क्या हुआ कि कैसे ये रिस्क कम होगा, क्योंकि हम क्लूलेस होते हैं सैटरडे संडे हुआ क्या, मार्केट क्या ओपन होगी। और जिनके पोजीशंस फ्राइडे ओपन है उनकी तो बहुत बुरी हालत होती है। हम लोगों ने ये खुद भी यहाँ पे फेस करा। फिर टोकनाइज मार्केट होती है गोल्ड की, वहाँ पे ये 24/7 चलता था, लेकिन वो मार्केट क्या है, डिसेंट्रलाइज है, हम उसके बारे में पता नहीं है। तो सीएफटीसी में यहाँ कॉमिक्स ने यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि हम ऐसे प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं जो 24/7 चले, यानी कि ये पूरे समय चलता रहेगा और ये वीकेंड में भी रहेगा। इससे कुछ फ़ायदे हैं यहाँ पे। सबसे पहले जानना होगा कि पहला तो जो हमारा मेगा कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉमिक्स में, जैसे हमारा 1 केजी का है और 10 ग्राम का भी है, वो यहाँ पे 100 ट्राई आउंस का है, ये 1 आउंस का है। सबसे बड़ी बात है इसमें रिटेलर्स आपको आ जाएंगे और बड़े कम पैसे से, यहाँ पे बड़े कम मार्जिन के साथ 5 या 10% से वो आ सकते हैं। उनका एक्सपोजर हो जाएगा 1 आउंस में, तो सीधा सीधा उनका 100वें हिस्से से उनका खर्चा कम हो गया। दूसरी बात है ये कि ये फिजिकली डिलीवर्ड नहीं कमोडिटी है, ये कैश सेटल्ड है, यानी कि सोना यहाँ पे कैश सेटल्ड है। आपको ये झंझट नहीं है कि इसमें डिलीवरी में चले गए तो हम फंस जाएंगे। तीसरी बात यह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पे कॉमिक्स का यहाँ पे ध्यान है, वो है कि वीकेंड में जो वॉलेटिलिटी आती है उसको यहाँ पे हेज करके चलना और यहाँ पे मंडे क्यूज देना जो बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर्स है कि किस तरीके से मार्केट हो सकती है मंडे, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले कर पाएँ। तो ये मार्केट ही अलग रहेगा? ये तो है कॉमिक्स का ही हिस्सा है। हाँ, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 24/7 यहाँ पे चलेगा और मुझे लग रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, क्योंकि टोकनाइज मार्केट ने भी यह दिखाया है, क्रिप्टोज ने, कि भाई 24/7 दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू ट्रेड ऑल द टाइम, क्योंकि ये यंगस्टर आ रहे हैं, जेनजी है, जिनके पास मतलब कि अब राउंड द क्लॉक ये ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये हमारा कुछ पैटर्न लाइफस्टाइल ऐसा बना है। तो ये चीज़ें हो रही हैं और इसमें ये मार्केट बहुत मतलब बढ़ता हुआ दिखा। $90 बिलियन तक ये आ गया टोकनाइज मार्केट। यहाँ से इन्होंने एक क्लू लिया और उन्होंने कहा कि हम 1 आउंस गोल्ड लाएंगे, 24/7 ये चलेगा और ये क्लूलेस नहीं रखेगा हमारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को कि व्हाट विल हैपन ऑन मंडे। यानी कि मंडे का वो डर है ना, मंडे ब्लूज, वो यहाँ ट्रेडर्स को खत्म होता हुआ नजर आएगा। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर संडे कुछ होता है और उसके बाद मंडे जब मार्केट खुलेगा, ये तो 24/7 रहेगा, लेकिन मंडे जब हमारा एक्चुअल जो अभी तक मार्केट चल रहा है जब वो खुलेगा, तो दोनों का प्राइस तो फिर सेम हो जाएगा? नहीं, हमारे जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले वाले जो 24/7 नहीं है, हाँ, उसमें जंप आएगा। लेकिन मैंने सपोज कि मैंने ले लिया गोल्ड खरीद लिया, हम लोगों ने सोना खरीद लिया, अब सोना क्या है थोड़ा नीचे आ गया, हमारी पोजीशन जो है वो डाउन है, तो क्या हम करेंगे, हमारी वो पोजीशन तो मंडे ही खुलेगी फिर। हाँ। लेकिन हम यहाँ 1 आउंस वाले में इसको हेज कर सकते हैं। गॉट इट, है ना। हाँ। हमारे पास एक ऑप्शन तो हमारे पास है, पहले हम बिल्कुल ऑप्शन हमारे पास नहीं होता था। हाँ। ये हमें सपोर्ट देने के लिए है।
तो वो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट इज़ फॉर हेजर्स, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके लिए है, ट्रेडर्स के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे रिटेलर्स आएंगे। हाँ, और जब तो छोटे रिटेलर्स आएंगे ना, तो उनका जो मतलब प्रोटेक्शन होता है ना उनके फंड का, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी रेगुलेटर के लिए। हाँ. तो जब वो रिटेलर्स आएंगे और 24/7 एक्सचेंज खुला रहेगा ना उनके लिए, उनको ये डर नहीं रहेगा भैया हमारा पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आप देखेंगे इस मार्केट में बड़े प्लेयर्स पैसा नहीं गंवाते, छोटे प्लेयर्स जो हैं वो पैसा गंवाते हैं, उनको जानकारी भी नहीं होती है, वो रिसर्च बेस्ड नहीं करते। तभी हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 चैनल है, कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी या बुलियन मंत्रा बाय एसएमसी, ये एजुकेशन पर्पस से भी है, जहां हम वीडियो शेयर करते हैं कि आपको किस तरीके का इम्पैक्ट मार्केट में आएगा, हमारे फंडामेंटल्स क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, 24/7 हम भी उन्हें यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन ज़रूरी है, जब मतलब आप जंप ना करें, पहले जाने। तो लेकिन क्या इंडिया में भी ये होना चाहिए रविंदर जी, आपको लगता है कि यहाँ इंडिया में भी जो रिटेलर हैं उनके लिए भी ऐसे 24/7 वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर का? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी गैप अप्स और गैप डाउन्स जो फेस करते हैं मंडे को, फ्राइडे क्लोजिंग के बाद से, क्योंकि गोल्ड की मार्केट तो ऑलरेडी हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद भी चल रही है। ठीक बात। तो जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि ट्रम्प साहब ने लड़ाई जो थी या युद्ध जो था उसकी शुरुआत करी थी फ्राइडे को, तो हम लोग तो वीकेंड के मूड से जा रहे थे कि वीकेंड एंजॉय करेंगे, लेकिन जिसकी पोजीशंस है उसका आप सोचिए कि वो 2 दिन जो उसका बीपी हाई और शुगर हाई होने वाला है, वो तो मंडे आके उसे पता चलेगा, क्योंकि वो गैप अप्स और गैप डाउन्स में इतना ज़्यादा पैसा लूज़ होता है, क्योंकि गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक प्री डिफाइंड लॉट साइज़ होता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा अमाउंट डाल रखा है, इसमें एक प्री डिफाइंड लॉट साइज़ है, उस लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट है और मार्जिन मनी आपने ब्रोकर को दे रखा है, तो वो सारा का सारा ही चीज़ हो जाता है। क्योंकि जब आप देखोगे कि अगले दिन 5% सिल्वर में फॉल है, तो वो 5% में उसका जितना मार्जिन होगा ऑलमोस्ट सारा का सारा वाइप आउट हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में आता है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, जो रिटेलर्स हैं उनके लिए भी और जो हेजर्स हैं उनके लिए भी। आपकी डिमांड है ना, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप बोलेंगे तो बात ऊपर तक पहुंचेगी शायद, और इस बारे में कुछ किया जाए तो इंडिया में भी ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सेबी काफ़ी एक्टिव है, सेबी प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा वो करे कि फंड्स प्रोटेक्ट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ETF उन्होंने लाया, पहले तो बाहर लॉन्च हुआ, यूरोप में हुआ, फिर अमेरिका सब जगह हुआ, फिर हमारे यहाँ ETF का कॉन्सेप्ट आया। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हम ये कॉन्सेप्ट भी लेंगे, जिसमें कि हमारा एक्सपोजर जो है पूरा 24/7 रहेगा, और ये चीज़ें नहीं रहेंगी कि मंडे क्या होगा और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वाइप आउट होता हुआ नज़र आएगा या मार्जिन कॉल्स आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि सेबी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रख रही हैं। अच्छा, ये भी मुझे समझाइए कि अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो गोल्ड को कैसे इफ़ेक्ट उसके ऊपर डालती हैं, क्योंकि हमने अभी बहुत सुना कि फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। उस समय हम ये सुनते थे जब केविन वॉश आए थे कि डोनाल्ड ट्रम्प तो उनको लेके ही इसीलिए आए हैं कि उनके हिसाब से वो काम करें। अब केविन वॉश भी नहीं सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, उनकी तरफ से अभी जो सबसे हालिया बयान दिया गया है वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो पहला मकसद है वो है महंगाई दर को काबू रखना, जो अभी अराउंड अमेरिका में 3.5% है। उनका कहना है मैं तो 2% का हमने टारगेट लिया हुआ है और हम उससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर नहीं सकते हैं। तो अभी जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो कम तो नहीं होने वाली, कम से कम। अब ये समझाइए कि ये कैसे सोने के ऊपर प्रभाव डालती हैं? हाँ, इसके दोनों साइड है और इसको समझना होगा, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन, 2 चीज़ों पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि वो 2 पिलर हैं क्या। पहला पिलर हमारा इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो दोनों ही यहाँ पे परेशानी का कारण है हमारे फेड चेयर के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हायर साइड है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी 4.2% है। इनका टारगेट होता है 2% का, और ये काफ़ी दिनों तक इन्फ्लेशन जो है 3% से ऊपर ही रहा है, नीचे की तरफ नहीं आया है। अब जब ये वॉर यहाँ पे आया तो ये इन्फ्लेशन अब बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम सिर्फ ना क्रूड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अगर देखें तो एल नीनो भी आ रहा है, तो ये साल बहुत ख़राब है। एल नीनो की वजह से भी अब यहाँ पे मतलब एग्री प्रोडक्शन कम होगा तो इन्फ्लेशन हायर साइड जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन हायर साइड जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डॉलर का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा,
जैसे हमने INR में अगर मान लीजिए अपना रुपया में RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो हमारा INR स्ट्रांग होता चला जाता है, तो लोग फिर करेंसी में आ जाते हैं निवेश करने के लिए। तो वैसे डॉलर में निवेश जो है वो वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, वहाँ पे गोल्ड जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ मैंने और भी देखा है, जब गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आती है और सेंट्रल बैंक्स जब बाइंग करते हैं और ETF में बाइंग आती है ना, तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है। उसको दरकिनार करते हुए गोल्ड की अपनी चाल यहाँ पे रहती है। तो बेसिक यही है कि हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में गोल्ड जो है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। लेकिन सिचुएशंस अगर लगे कि आने वाला समय जो है वो स्लो डाउन का है, रिसेशन हिट कर सकता है, गोल्ड क्यों आउट परफॉर्म करता है? क्योंकि जैसे रिसेशन हिट करता है तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स देते हैं स्टिमुलस और उसके बाद कम करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इन एडवांस यहाँ पे गोल्ड जो है मतलब वैसे सिनेरियो में भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि गोल्ड को आगे की कहानी पता है कि भैया लौट के तुम मेरे पास आओगे। हाँ, ठीक बात। अच्छा, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मैं समझना चाहती हूँ कि उसको देख के हम कैसे समझें कि सिल्वर किधर जाने वाली है और गोल्ड किधर जाने वाला है, ये कैसे रहता है? अभी मैं देख पा रही थी तो शायद 70 और 1 के स्तर पे ये है गोल्ड सिल्वर रेशियो, ये क्या इम्पैक्ट डालता है? देखो, इसको हिस्टोरिकली अगर समझे तो ये 45 के आसपास पेग्ड रहता है। एवरेज टर्म्स में बोल रहा हूँ कि जब से ये स्टार्ट हुआ है गोल्ड सिल्वर का ट्रेडिंग, उस समय से एवरेज जो है वो 45 के आसपास है। इनिशियली 1:1 रेशो पे रहा होगा जब स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अभी इसका मतलब ये है कि अगर 70 है तो मतलब सिल्वर जो है वो मतलब अंडर परफॉर्म्ड है, उसकी परफॉर्मेंस गोल्ड के कंपैरिजन में कम आ रही है। सिल्वर सस्ती मिल रही है कंपेयर टू गोल्ड, मतलब 70 आउंस पे करने पड़ेंगे 1 आउंस गोल्ड। आइडल कितना होना चाहिए? 45 के आसपास रहे तो वहाँ पे बैलेंस आउट दिखता है इसमें। अच्छा। वहाँ पे अभी हमने रिसेंटली आता हुआ दिखा भी था कि जब 45 के आसपास ये रेशो फॉल किया था, वहाँ से वापस बाउंस होके फिर ये अपसाइड मूव हुई है, अभी 70 के आसपास ट्रेड कर रही है। हायर साइड में 89-85 की रेंज में मैक्सिमम हायर साइड में ये सस्टेन करी है, लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं कि सिल्वर आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अभी वो रेंज हिट होने में स्टिल रूम है, अपसाइड में थोड़ा और मूव कर सकती है हायर साइड, गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है सिल्वर को। लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखें यहाँ पे तो ऑलरेडी हायर साइड है, अपसाइड और कितना जाने को है, 19 पॉइंट्स मैक्सिमम अपसाइड जा सकती है ये रेशो। उसके बाद में फॉल आएगा, तो जब फॉल आएगा उस समय गोल्ड जो है वो अंडर परफॉर्म करेगा कंपैरेटिव सिल्वर, तो सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेशियो इंप्रूव होगा, इंप्रूव से मतलब कि 70 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि सिल्वर प्राइजेस ज़्यादा चलेंगे कंपेयर टू गोल्ड, और अगर प्राइजेस गिरते हैं तो सिल्वर प्राइजेस कम गिरेंगे और गोल्ड ज़्यादा गिरेगा, इस तरीके से। ऑलराइट, तो ट्रेडर इस हिसाब से भी फिर अपना आगे की रणनीति बना बिल्कुल। सकते हैं क्या? बिल्कुल, ट्रेडर्स को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कमोडिटी में जब ट्रेड करते हैं ना, तो गोल्ड सिल्वर को ट्रेड करने के लिए एक बहुत बेसिक आइडिया होता है कि मॉर्निंग में जब आप आ रहे हो तो आप सबसे पहले तो इंटरनेशनल गोल्ड को देखो। अब आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो USD INR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो वो M6 गोल्ड पे रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा आपको प्राइजेस में। उसके बाद में आप डॉलर इंडेक्स देखो, एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हमें आइडिया होता है, क्योंकि वो बास्केट ऑफ करेंसीज है, तो हमें एक आइडिया होता है कि डॉलर का मूव कैसा है। अगर डॉलर इंडेक्स हायर साइड जा रहा है तो गोल्ड लोअर साइड मूव करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस होते हैं जिसमें दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 90% चांसेस में आपको दिखेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्स रिलेशन प्ले करते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स हायर साइड मूव कर रहा है तो गोल्ड में फॉल आता हुआ दिखेगा। वहीं उसके बाद में हमें US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स देखनी चाहिए। यील्ड्स अगर हायर साइड हैं तो पैसा जो है वो बॉन्ड्स में जाता है, गोल्ड में नहीं आएगा। अगर यील्ड्स कूल ऑफ हो रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं, तो आप देखोगे कि गोल्ड अल्टीमेटली हायर साइड मूव करेगा मोस्टली केसेस में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बट कुछ केसेस रिसेंटली हमने देखा था जब गोल्ड सिल्वर हायर साइड मूव कर रहे थे तो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही थी और गोल्ड सिल्वर भी बढ़ रहे थे। तो वो कुछ केसेस होते हैं ऐसे जिनमें दोनों सिनेरियो देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ये इन्वर्स रिलेशन प्ले करते हैं। गोल्ड सिल्वर से आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा आउट परफॉर्म करेगा, किस में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वॉलेटिलिटी कैप्चर हो सकती है। और डॉलर इंडेक्स से हमें डायरेक्शन पता चल सकती है कि अगर डॉलर इंडेक्स का डायरेक्शन अपसाइड का है तो गोल्ड का मोस्ट ऑफ द केसेस में लोअर साइड मूव रहेगा। ओके, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं भारती जी?
बिल्कुल, इसको साधारण ढंग से अगर समझे तो गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है कि हम गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर रखते हैं और नीचे सिल्वर के प्राइसेस से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 4,000 हमारा गोल्ड है, उसको हम डिवाइड कर दिए अभी के $60 से, वो हमारा गोल्ड सिल्वर रेशियो आ जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इकॉनमी जब भी परफॉर्म करेगी, एक इंडिकेशन है कि अभी आपको लग रहा है कि इकॉनमी परफॉर्म नहीं करेगी, डेटा थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, हमारा ये रेशियो नीचे जाएगा क्योंकि चांदी है हमारी इंडस्ट्रियल कमोडिटी। तो जब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी हमारी चांदी नहीं चलेगी, क्योंकि 65% ये जाता है इंडस्ट्रियल मेटल में, यूजेस में। तो गोल्ड उस समय तेज रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं ना कि ये वॉर ख़त्म हो गया तो इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी चलेगी जैसे ही, तो आप समझिए कि ये जो रेशियो है ना, जो आप 70:1 बोल रही हैं, वो नीचे आके 45:1 आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड सिल्वर बहुत तेज़ी से फिर बढ़ेगा और गोल्ड वहाँ पे मतलब बढ़ेगा, लेकिन सिल्वर वाली तेज़ी नहीं रहेगी। अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ट्रेडर्स कैसे यहाँ पे ले, इससे क्यूज़ ले। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड रहेगा, क्राइसिस बढ़ती जाएगी, सारे डेटा ख़राब आने शुरू हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीडीपी सब पे असर आना शुरू होगा। चांदी वहाँ बैठ जाएगी कि भैया मुझे काम दोगे तब मैं बढ़ूंगी आगे, मुझे पुश चाहिए, और वो पुश चाहिए इंडस्ट्रियल डिमांड का चाहिए, तब तक चांदी आपको बैठी रहेगी। और वहाँ पे गोल्ड हायर साइड जाएगा कहाँ, 85:1 पे। ओके। तो हमें देखना है, हमें ये करना है, जैसे ही डेटा का इंडिकेशन आना शुरू हो गया कि पिछले बार से जीडीपी बढ़िया आया, आप देखिए वहाँ पे चांदी चलनी शुरू हो जाएगी। और जब तक ये जो डेटा है ना, कुछ डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जीडीपी है, कुछ डेटा को ध्यान में रखें। ये डेटा जब तक इंप्रूव नहीं होंगे तब तक चांदी नीचे की तरफ रहेगी। तो यानी कि रेशियो हमारा थोड़ा हायर साइड में रहेगा। तो इसको बड़े बेसिक तरीके से हमें समझना है कि इकोनॉमी चली तो चांदी चली, और इकोनॉमी जब तक रुकी हुई है तब तक चांदी हमारी रुकी हुई है। ये मैं हमेशा ये थंब रूल एक बना सकती हूँ, आप बना के चल सकते हैं, क्योंकि 65% ये इंडस्ट्री में जाती है। ओके। मुझे एक और बात आप बताइए, और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि हर किसी का कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। हम जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउसेस की बात करते हैं तो वो जो टारगेट देते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई कहता है $6,000 गोल्ड जाएगा, कोई कहता है $8,000 जाएगा, कोई कह रहा है 4500 तक जा सकता है। ये इतना ज़्यादा फ़र्क जो होता है, अभी मैं हाल ही में एक एक्सपर्ट से बात कर रही थी तो मैंने उनको रॉबर्ट कियोसाकी की बात की, तो उन्होंने कहा उनका तो नाम ही मत लो मेरे सामने। उन्होंने कहा था मैं तो इनको एक्सपर्ट मानता ही नहीं हूँ, रिच डैड पुअर डैड भी इन्होंने जो लिखा है मुझे लगता है किसी से लिखवा लिया होगा उन्होंने। पैसे दे के आज के ज़माने में किताब भी लिखवा ली जाती है, क्योंकि ये इतनी अफलातूनी बातें करते हैं। तो यही जो बड़े मैं कहूँगी बैंक्स हैं या ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउसेज हैं, ये सबसे ज़्यादा हमको कंफ्यूज करते हैं। तो इतना अंतर इनके टारगेट्स में होता क्यों है? हमें नहीं जाना ना वहाँ पे, हम अपना डेटा रखेंगे। अच्छा। अब जैसे मैंने बोला कि 15 साल से न्यूज़ में भी हम अब बिल्कुल यही एजुकेशन की ज़रूरत है, यहीं पे एजुकेशन की ज़रूरत है। अब जैसे हमने बोला कि 15 साल का हमारा डेटा है, वो 15 साल डेटा हमारा 18% रिटर्न दे रहा है। हमें भैया 18% से 25% मिल गया, हमें $8,000 नहीं जाना, हमें निकल जाना है। अगर इस मार्केट में डिसिप्लिन आ गई ना तो लोग नुकसान नहीं करेंगे, बहुत कम नुकसान होगा उनका। फिर क्या होता है, एक हाइप आप देखेंगे, न्यूज़ का एक फ्लो होता है। जैसे ही 5600 आया ना तो $8,000 की बात होगी। हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे अब 4,000 आया, अब लोग बोलेंगे $3,000 या $3,200 आ जाएगा। हाँ। बस वही हमें बचना है। हमें मतलब कि हिस्टोरिकली बैक डेटा पे ध्यान देना है, और ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि कितना मैक्सिमम डाउनसाइड आ सकता है, ऑप्शंस में कहाँ पे पोजीशन बनी हुई है जहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आएगा, और कहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैठा है वो बोल कुछ और रहा है लेकिन वो कर कुछ और रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, गोल्डमैन सैक ने जब $147 आया क्रूड ऑयल 2008 में, तो उन्होंने बोला $200 जाएगा, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था, मतलब वो डिमांड से बेस्ड नहीं था। हम लोगों ने वहाँ पे अपनी रिसर्च में बोला था कि ये यहाँ पे $150 रुक जाएगा, लेकिन वहाँ से पता है $200 के बदले में क्रूड का क्या हाल हुआ, $34 आया। तो हमें ऐसे मतलब कि रिसर्च पे नहीं ध्यान देना है, हम अपनी रिसर्च को करें, क्योंकि हमारे पास फ्री में बहुत सारे डेटा हैं। बिलीव मी, फ्री में डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बस हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको फ्री का डेटा नहीं है तो आप किसी भी रिसर्च हाउस से जुड़िए जो आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड मतलब आरए का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और है, अभी आपको एक चीज़ और आ रही है, मैं बता देती हूँ। आपको ट्विटर पे बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्स पे $15,000 $20,000 पे ऑप्शन की कॉल ऑप्शन में बहुत सारी पोजीशन कॉमिक्स में बन रही हैं, वो बन रही हैं, लेकिन हमें उनसे बचना, हमें ट्रैप नहीं होना। एक कमोडिटी जो अभी 4,000 पे है वो $20,000 कैसे आएगी, ये हमें सोचना है। पैसा हमारा है, ये हो रहा है मार्केट में, ये हो रहा है।
आप जैसे न्यूज़ फ्लो देखेंगे ना, एक्स पे मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ, $15,000 $20,000 के कॉल ऑप्शन पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है। क्या यूएस जो है गोल्ड को रीवैल्यू करेगा? ये प्राइसेस आ रहे हैं। हमें ऐसे न्यूज़ से बचना चाहिए। हमें हमारा 18-20% मिल गया, हमें निकल जाना है। ठीक बात है। लेकिन ये जो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि अमेरिका अपने गोल्ड को रीवैल्यू करेगा, आपको लगता है कि ये होगा और निकट भविष्य में ही होगा? बहुत आसपास ही हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका ऐसा करेगा। देखिए ट्रम्प साहब क्या करेंगे ये तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन हाँ ऑल्दो उनका आज नहीं डेट तो कल होना है। उनका डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत पड़ सकती है उसको रीवैल्यू करने की। अगर वैसा होता है तो ऑब्वियसली फिर वो प्राइजेस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए कहना कि होगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब तक ट्रम्प है तब तक क्या होगा किसी को कुछ नहीं आइडिया। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए फायदे का सौदा होगा। ऑब्वियसली उसमें मुझे लगता है कि अगर रिवैल्यू होगा तो ऑब्वियसली उनका जो पहले पैक्ड है गोल्ड वो काफ़ी लोअर प्राइजेस पे है, अब होगा तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन के बाद उनको आइडिया होगा कि जो टोटल उनके वॉल्ट में है वो कितना वैल्यू का है और उससे क्या डेट पे कितना असर आ सकता है, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये तो हर कंट्री करती होगी, मतलब वो चाहे इंडिया है या चाइना है। हमने आज के 10 साल पहले जो गोल्ड खरीदा था उसकी रीवैल्यू मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री क्या बार बार करती रहती है क्या? बार बार नहीं होता है। यूएस में ये चीज़ें इसलिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनका जो डेट है वो $33 ट्रिलियन है और हर साल ये बढ़ रहा है। 33 आपने कम बताया, मुझे मुझे लगता है लगा 40 ट्रिलियन हो चुका अभी है। हर साल ये 3 ट्रिलियन बढ़ रहा है। तो अब इस साल मान लीजिए कि 38-39 ट्रिलियन या 40 ट्रिलियन मान लिया हमने। उनके पास गोल्ड है 8400 टन्स के करीब उनके पास गोल्ड है, और उन्होंने जो वैल्यूएशन करी हुई है वो डिकेड्स बैक की हैं, और वो प्राइस मैं बोलूँगी आप मानेंगे नहीं, वो $47 है। हाँ मैंने पढ़ा था $47 $42 के करीब है। अब जैसे ही ये 40 ट्रिलियन मान लेते हैं, $40 ट्रिलियन है। जैसे ही वो अपनी बैलेंस शीट में $47 से 8400 टन्स को अगर वो कर देते हैं अभी के हिसाब से 4,000 डॉलर के, तो उनका जो डेट है वो बैलेंस शीट में बहुत कम हो जाएगा। कवर अप तो नहीं होगा पूरा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। तो उनके ऊपर से ये प्रेशर हट जाएगा कि भैया डेट टू जीडीपी रेशियो जो है इनका ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पुअर हो चुका है। तो वो रेशियो यहाँ पे बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा और इनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसके लिए इनको दोनों हाउसेस का परमिशन भी चाहिए होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर इनका जो फॉक्स नॉट जो इनका वॉल्ट है वहाँ पे एक तो ऑडिट्स वगैरह होंगे। ये लंबा प्रोसेस एक होता है। तो मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं है जब वो इतने जगह वॉर में यहाँ पे ट्रैप है। ठीक है, डन। अब मैं वापस भारत के जो हमारे निवेशक हैं उनके ऊपर आती हूँ। मुझे ये बताइए कि गोल्ड और सिल्वर का फंडामेंटल हम चेक कैसे करें, क्योंकि हम ये बात तो कर रहे हैं कि सेल 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 इस समय लगी हुई है। हम ये बात कर रहे हैं कि चांदी तो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये जो 50% डिस्काउंट पे सिल्वर है वो वाकई डिस्काउंट पे है या अभी भी उसका जो ओरिजिनल प्राइस है या होना चाहिए उससे अभी भी वो महंगी मिल रही है? ये पता मुझे कैसे चलेगा? देखिए इसमें बहुत सिंपल है। पहले तो आप लोग इसमें समझिए कि डिमांड जो थी, क्या वो डिमांड ख़त्म हो गई है? क्योंकि हमें बहुत इजी वे में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सिल्वर के प्राइसेस जब मूव करना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उस समय क्या फंडामेंटल्स थे, क्या रीजंस आ रहे थे, वो बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, बहुत सारे रिसर्च हाउसेज ने रिपोर्ट्स निकाली होंगी, आप उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। फिर जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनके ग्रुप्स रहते हैं, उनके रिसर्च हाउसेज हैं, आप उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कमोडिटी है, आपको ग्लोबल डेटा रीड करना पड़ता है, आपको WGC की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद IMF का आउटलुक क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। मतलब फेयर वैल्यू हमें बहुत इजीली नहीं पता चल सकती सिल्वर की? नहीं, बहुत इजीली तो नहीं पता चलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कमोडिटी है। हम नहीं पढ़ना चाहते, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप मुझे बताओ कि सिल्वर की फेयर वैल्यू क्या है, ताकि मुझे ये पता चले कि 2000 का लेवल, अब ये इसको अगर मैं 2000 का बोलूं और फिर बोलूं कि 50% डिस्काउंट पे ये 1000 का आपको मिल रहा है, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या पता 500 ही हो ना। मैंने इस पे MRP 2000 की लगा दी थी, मुझे फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगी सिल्वर की? देखो उसमें माइनिंग कॉस्ट आ जाएगी सबसे पहले तो आपकी, कि जो माइनिंग कॉस्ट है दोनों कमोडिटीज़ की, गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर तो डायरेक्टली माइन होती नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। तो आपको वो देखना पड़ेगा, और कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे, क्योंकि आईफोन की भी जैसे, या किसी फ़ोन की, या किसी भी कमोडिटी की अगर हम एक्चुअल प्राइस तय करते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी
डिमांड पे, अगर डिमांड हायर साइड है, बेसिक इकोनॉमिक्स है कि अगर डिमांड हायर साइड है तो प्राइसेस ऑलवेज हायर साइड होंगे अगर सप्लाई कम है। तो सिल्वर के केस में वही है कि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब जो वैल्यू ये तो तब भी थी जब चांदी $120 पे थी, और ये आज भी है जब चांदी हमको 66-67 डॉलर के आसपास दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटल तो तब भी वही थे मेरे हिसाब से, आज भी वही है। तो तब क्या हो गया था जो $120 पहुंच गई थी, और अब क्या हो गया है जो 66-67 डॉलर है? तब फोमो था मार्केट में, हर किसी को लग रहा था कि मैंने रैली मिस कर दी, और अब वो फोमो जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है क्योंकि वॉर की वजह से प्राइसेस जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। और जब ऐसा होता है ना कि जब मैं कोई चीज़ 80 रुपये पे ख़रीद लूँगा और वो 60 आ जाएगी, तो मेरे मन में होगा कि जैसे हम कोई ज़मीन भी खरीदते हैं ना, सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है ज़मीन खरीदना। तो अगर उस ज़मीन के रेट थोड़े से कम होते हैं तो मेरे को डर लगता है कि मेरा पैसा फंस गया। सेम वे इसमें भी ऐसा ही हो रहा है गोल्ड सिल्वर में। अगर किसी ने $80 पे चांदी खरीदी है और अभी $60 के आसपास या $55 के आसपास दिख रही है, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम और ऐड ऑन करके इसको एवरेज नीचे कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये प्राइसेस अपसाइड जाने वाले हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन की वजह से कुछ ऐसी टेंशन्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल किए हुए हैं। वो हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि अगर कोई चीज़ कुछ टेम्परेरी जो सिचुएशंस है उनकी वजह से प्राइसेस में फॉल देखने को मिल रहा है, वो टेम्परेरी सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाली। ट्रम्प साहब भी अगले कितने साल और रहने वाले हैं, उसके बाद तो जाने वाले हैं। हाँ। उसके बाद वापस प्रेसिडेंट भी नहीं बनेंगे, तो कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, नई पॉलिसीज़ आएंगी, तो ऑब्वियसली जो वॉर लाइक सिचुएशन है ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। तो उस समय सिल्वर प्राइजेस भी बाउंस करेंगे, गोल्ड प्राइजेस भी बाउंस करेंगे। तो जो अभी का पेशेंस है, क्योंकि रिटर्न्स पेशेंस से ही आते हैं, ओवरनाइट लॉटरी टिकट रिच बना सकती है आपको, रिटर्न्स नहीं दे सकती। तो ये लॉटरी टिकट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, वंदना जी, फेयर वैल्यू क्या है सिल्वर की? मुझे मेरा सवाल वही तो है। मुझे सारी ना क्रोनोलॉजी सामने आ रही थी जब आप ये पूछ रहे थे। हाँ। एक सिल्वर जिसको हम ज्वेलरी के लिए जाने जाते थे, जो इंडस्ट्री में यूज़ होती थी, हमने बोला कि भैया हम डेटा सेंटर में भी डाल देंगे इसको, हम ईवीज़ में भी डाल देंगे, हर जगह डाल देंगे। फिर एक सिल्वर को हम बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हें क्रिटिकल मिनरल्स में भी यूज़ करेंगे, हम वेपन्स में भी यूज़ करेंगे। फिर हम बोलते हैं हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी बनाएंगे आपका। तो रशिया ने इससे सेंट्रल बैंक्स ने खरीदना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि नहीं, हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व तो बनाएंगे, हम तुम्हें कोलेट्रल भी डालेंगे। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, सिल्वर के बेसिस पे आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो एक एम्प्लॉई है जो कि एक डिपार्टमेंट में काम करता था, अब उसको सारे डिपार्टमेंट में हमने लगा दिया। वो कम अवेलेबल रहेगा आपके लिए, जो पहले ईजिली अवेलेबल था वो आपके लिए कम अवेलेबल रहेगा। तो आप बोलोगे भैया तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, पहले तो टाइम देते थे, अब टाइम नहीं देते। बस ये सिल्वर का रोल इन्होंने बहुत बढ़ाया। एक 25 ने परेशान किया सिल्वर को। पहले से ही 5 साल से डेफिसिट में ये कमोडिटी थी, सप्लाई ऑलरेडी डिमांड बढ़ती जा रही थी। फिर हमने बोला कि आप तो इंडस्ट्रियल मेटल हैं, आप स्ट्रेटजिक मेटल भी हो जाइए, फिर आप क्रिटिकल मिनरल्स में भी हो जाइए, फिर आप कोलैटरल भी हो जाइए। उसके बाद क्या हुआ कि 2 देशों ने इसमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाया। यूएस ने लगाया कि ये कमोडिटी हमारे लिए बड़ी प्रेशस है, ये चांदी को हम बाहर देंगे नहीं, हम इसे अपने पास रखेंगे। तो फिर यूएस के बाद चाइना ने कहा कि तुम नहीं दोगे, हम भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी ये चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब एक वेपन से लेके हमारे चिप से लेके हर चीज़ों में ये यूज़ हो रही है। इसके बाद शुरुआत होती है किसकी, स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट करना। और जब कंपनी ने माइन से करार करने शुरू करे कि अगले 5 साल तक आप हमें चांदी दो, जो कि बैंक से लेती थी, और उन्होंने डायरेक्ट माइन से करार करना शुरू किया, तो रिटेलर से समझा भैया ऐसी कौन सी कमोडिटी है ये, ऐसा कौन सा चीज़ है जो इतना रिटर्न दे रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा सिचुएशन था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रियल बाइंग आई, और रियल बाइंग ने स्पेकुलेटिव बाइंग को यहाँ पे बढ़ा दिया और वो फोमो को क्रिएट कर दिया। और वहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी हमें एजुकेटेड भी होते हैं, लेकिन हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है, स्पेकुलेशंस भी होते हैं। और वहाँ से शुरुआत हुई कि हमने तो एक तो बहुत बड़ा रिजर्व क्रिएट कर लिया सारी कंट्रीज़ ने। एक इंडिया ने 1/4 चांदी खरीद लिया था 2025 में। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चांदी मतलब एकदम से क्या हो गई, उसने 1/4 खरीद लिया कि आने वाले साल में हमारी ये सपोर्ट में रहेगा और हमारे पास रिजर्व क्रिएट रहेगा। अचानक से 26 में फिर मार्जिन्स भी बढ़े, यहाँ पे वॉर भी आता है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी, और फिर हमारे पास रिजर्व भी अपने पास थे। और क्राइसिस में हमने बोला कि नहीं, हमें तुम्हारे पास रिजर्व है, हम थोड़ा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करेंगे। इन सब चीज़ों ने सिल्वर को नीचे की तरफ ला दिया। लेकिन अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग चाल के लिए तैयार है।
और पहले जो होता था ना कि हम डिकेड्स देखते थे कंसोलिडेशन में, हाँ। ये डिकेड्स का जो कंसोलिडेशन है 2010 के बाद ख़त्म हो चुका है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। मैक्सिमम ये 3-7 महीने तक रहती है एक रेंज में, उसके बाद फिर से एक अपसाइड देखने को मिलता है। मतलब ऐसा अब हम सिल्वर के लिए ना सोचें कि हमें उसको एक अच्छा रिटर्न पाने में 10 साल 12 साल लगेगा, जैसा आपने पहले वेट किया था, अब नहीं होगा सिल्वर के साथ। 1980 में $50 आया, फिर हमने 11-13 में आता हुआ देखा $50। तो हमारा कितना डिकेड का वो था, वेट था। लेकिन $50 के बाद फिर हम लोगों ने तुरंत इससे $120 आता हुआ देखा, 120 से $50, ये अपना बेस शिफ्ट कर चुका है ऊपर की तरफ। ऑलराइट, हम जुलाई में इस समय बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दिसंबर 2026 तक आपके हिसाब से सोना कहाँ जा रहा है? सोना 1,60,000 से 1,70,000 वाला रेंज जो है वो यहाँ पे आता हुआ मैं देख रही हूँ। वो पहले ही आ जाएगा तो हम दोबारा आपसे कांटेक्ट बिल्कुल। करेंगे। आपके हिसाब से रविंदर जी? गोल्ड में 165 नॉर्मल टारगेट रहेगा, लेकिन अगर वॉर में कुछ इम्प्रूवमेंट या वॉर लाइक सिचुएशन थोड़ा सा सॉल्व होता है तो प्राइजेस में फिर उससे ज़्यादा भी जंप देखने को मिल सकता है। बट मैक्सिमम अपसाइड में 170 तक के ही अभी जो प्रोजेक्शंस हैं वो आ रही हैं। तो बड़े बैंक से जब आप बात करते हैं तो दो बैंक्स हमेशा अलग अलग डेटा आपको देते हैं, लेकिन मेरे साथ जो दो गेस्ट बैठे हुए हैं उनका मोर और लेस एक जैसे ही आपको प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है। अब सिल्वर की अगर हम बात करें तो वंदना जी, आपको सिल्वर कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है 2026 एंड में? 2026 एंड में मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक बार 320 से लेके 350 वाले जोन में आती हुई दिखाई देगी, और जिसमें ब्रेकआउट आएगा तो स्ट्रांग आएगा। रविंदर जी? सिल्वर में मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइजेस जो है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन है और करेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, तो जो मूव रहेगा अपसाइड का वो भी इम्पल्सिव रहेगा। तो यहाँ से 3 लाख तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब जंप आएगा तो सिल्वर प्राइजेस काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। जैसे गोल्ड सिल्वर रेशो की भी बात करें तो वो भी एक हिंट दे रहा है कि अगर इम्प्रूव होता है तो गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि अंडर परफॉर्म्ड है इस समय कमोडिटी, सस्ते दामों पे मिल रही है। तो अगर यहाँ से बाउंस करती है तो 3 लाख के नॉर्मल चांसेस हैं कि 3 लाख तक प्राइजेस तो आ जाएंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि सोना अगले 5 साल में आपको कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट है 5 साल के लिए, लेकिन इसका एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। 14% CAGR से अगर हम कैलकुलेट करें, उससे ज़्यादा का नहीं करना चाहिए। तो लगभग जो प्राइजेस आएंगे 14% CAGR के अकॉर्डिंग, वो आपको देखने को मिलेंगे 3.5 लाख के आसपास। तो मुझे लगता है कि उसी के आसपास गोल्ड आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के आसपास। वंदना जी? बिल्कुल, मुझे भी वही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़े और सर्कमस्टांसेस को भी यहाँ पे हम लेते हैं तो उस हिसाब से एक बार उन्होंने 14% के हिसाब से कैलकुलेट किया, आप तो 18% के हिसाब से शुरू में बात कर मुझे रही लग थी। रहा है कि एक बारी 3.5 से मतलब 3.5 लाख तक 3-3.5 के बीच में एक बारी रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सिचुएशंस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहा है, मुझे लग रहा है कि 3.5 लाख 4 लाख आराम से हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड। मुझे 5 लाख दिखाई दे रहा है। अब 5 लाख मेरे हिसाब से अगले 5 साल में सोना 5 लाख जा सकता है आराम कोई से। ऑप्शन नहीं है। आपने देखा होगा कि इस बार म्यूचुअल फंड्स की बाइंग कम हो गई थी गोल्ड ETF के मुकाबले, हाँ। और सेंट्रल बैंक्स ने जो बाइंग शुरू करी है वो 2012 से उन्होंने बाइंग करी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रादर वो अब डॉलर से ज़्यादा, ट्रेजरी से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 4 लाख तो हम मतलब लोअर साइड का एक टारगेट रख सकते हैं। हायर साइड आप जो 5 लाख बोल रही हैं वो यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे उस रेट्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इवन मुझे भी सोचना चाहिए कि अगर थोड़ा नीचे आ रहा है या अभी थोड़ी सी मतलब बाइंग कर लें। हाँ, क्योंकि बिल्कुल आप अगर कह रही हैं कि आप ये 4 लाख तो मान के ही अगर हम चल रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल तो ये बड़ा अच्छा हमें प्राइस मिल रहा ये है। ना बहुत सुनहरा मौका है। 25 में हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब हम गोल्ड नहीं खरीद सकते। काफ़ी लोगों से मेरी बात होती थी कि नहीं सोना हमारे बस का नहीं हो गया, फिर हमारे बस का है, लेकिन 5 साल बाद फिर हम यही कहेंगे कि हमारे बस का नहीं है। तो रैदर हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करें पैनिक होने से। ठीक है, अब ऐसे ही चांदी की भी बात कर लेते हैं। अगले 5 साल में चांदी कहाँ दिखाई दे रही है? चांदी मुझे ज़्यादा तेज़ लग रही है। सब्स्टिट्यूट नहीं आते हैं तो मुझे चांदी का लग रहा है कि इनफैक्ट 6 लाख तक मुझे लग रहा है कि चांदी जा सकती है। रविंदर जी? मैं सिल्वर पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे तो लगता है कि ये 8 लाख 9 लाख तक भी जाने के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि जो पोटेंशियल सिल्वर का है और जिस तरीके से उसको काफ़ी समय तक दबा के रखा गया है, मुझे लगता है कि सिल्वर अब ओपन हो रही है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बन रही है। और जिस तरीके से इसको हमने रिसेंटली देखा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भी रखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में मिलिट्री में भी यूज़ में आ रही है,
AI डेटा सेंटर्स की काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुए हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी। तो मुझे लगता है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट ऑल दो कॉपर यूज़ हो रहा है सिल्वर के कंपैरिजन में, लेकिन जो आउटपुट सिल्वर दे सकती है वो कॉपर नहीं दे सकती। तो सिल्वर जो है वो मुझे लगता है कि यहाँ से, क्योंकि हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही किसी कमोडिटी का प्राइस तय होता है। तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो उतनी ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा है और उतनी ज़्यादा पेसअप हो सकती है जितनी आने वाले समय में डिमांड हो सकती है। और इसी वजह से मैं सिल्वर पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा दिखती है हमें, सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो अगर इंडस्ट्रियल पुश मिलता है आने वाले टाइम में तो सिल्वर प्राइसेस 9 लाख 10 लाख तक भी जाती हुई दिख सकती है। तो इस हिसाब से क्या अगर कोई इन्वेस्टर आपको सुन रहा है तो वो ज़्यादा चांदी में निवेश करे बजाय सोने के, आउट परफॉर्म अगर करने वाली है सिल्वर? देखिए, इसके लिए उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले बात करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा पर्सनल प्रोफाइल देख के की जाती है। अगर कोई एज ग्रुप में है, कोई अर्ली एज में है, जेन ज़ी है या 18-20 ईयर्स में है, तो उसे सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन स्टिल बैलेंस पे में इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 10 लाख जाएगी, सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। तो हमें इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है तो इस वे में करनी है कि मेरे को एक बैलेंस रिटर्न 14 से 15% CAGR एक बैलेंस्ड होता है। अगर उतना भी आता है तो काफ़ी रहता है, उससे ऊपर जो रहता है वो बम्पर प्रॉफिट है मेरे लिए। उससे ठीक बात है। बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप भी वंदना जी ऐसे ही कह रही है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करने वाली है गोल्ड को? सिल्वर आउट परफॉर्म करने वाली है। रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं ज़्यादा तो आपको सिल्वर में मतलब 50-50 जाना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो 30-70 गोल्ड 30 सिल्वर। और आप हायर रिस्क मतलब कि लेना चाह रहे हैं तब आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 60-40 सिल्वर 40 गोल्ड। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, और जो लोग सिल्वर का एक्सपोजर ज़्यादा ले रहे हैं उनसे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है और बहुत बड़ा मतलब रिक्वेस्ट है ये कि फ्रिक्वेंट चर्निंग के लिए तैयार रहें। क्योंकि सिल्वर जो है हम लोगों ने 480 से इसको 220 आता हुआ देखा है। उनको फ्रिक्वेंट चर्निंग, वो ये नहीं समझे कि अब मैंने सिल्वर में निवेश कर लिया, अब मैं आराम से, अगर उनका व्यू 5 साल का है तो वो फिजिकल खरीद के रखे, वो 5 साल ETF खरीद के रखे, 5 साल बाद पोर्टफोलियो को देखें। लेकिन अगर वो अपना पोर्टफोलियो डेली देख रहे हैं, यानी कि वो ट्रेडर हैं, तो फिर उनको चर्निंग जो है वो फ्रिक्वेंट करनी होगी। क्योंकि अगर आप डेली देखेंगे आपको टेंशन होगी। अगर आप महीने में 2 महीने में एक बार ही देख रहे हैं निवेश के पर्पज़ से तो फिर आप सही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो रिस्की ट्रेडर हैं, वो निवेशक हैं, वो यहाँ पे सिल्वर में ज़्यादा एक्सपोजर लें, चर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहें। एक्टिव ट्रेडर होना होगा उनको, फिर एक्टिव मतलब इन्वेस्टर होना होगा। अगर गोल्ड है तो गोल्ड आपको बिल्कुल रिटर्न देता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा चर्निंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि उनका प्रोफाइल, वो एक्टिव यहाँ पे इन्वेस्टर होंगे या फिर वो उनका किस तरीके का व्यू है कि नहीं भैया मैं सिप लगाऊंगा, मैं सीधा 10 साल बाद देखूंगा। ठीक है, तो ये पहली बार मुझे लगता है पॉडकास्ट में हो रहा है कि 2 एक्सपर्ट की जो राय है वो लगभग आपको एक सी ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो नो कन्फ्यूजन, मतलब ऐसा नहीं कि वंदना जी ने कुछ बोला और रविंदर जी ने उसको काट दिया तो आप पॉडकास्ट ख़त्म होते होते तक भी कन्फ्यूजन में ही रहे। ये एक अच्छा पॉइंट मुझे मेरे पॉडकास्ट का लगा। आपका टेक अवे क्या है वो मुझे ज़रूर आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो मच, आप दोनों ने इतना टाइम दिया। थैंक यू।